तो आज का आपका टॉपिक है कोर्टिकोस्टेरॉइड। आज के इस लेक्चर में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को डिटेल स्टडी करेंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 में मेंशन है ये टॉपिक। देखो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जहाँ पर आपको दे रखा है कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। ठीक है, साथ ही साथ बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में यूनिट नंबर 4 में आपको ये टॉपिक दे रखा है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। साथ ही साथ हम एसिटीएच को भी कवर करने वाले हैं ताकि फार्माकोलॉजी का टॉपिक यूनिट 4 का और मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक यूनिट 4 का दोनों एक साथ कवर हो जाए, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एज वेल एज एसिटीएच। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द हार्मोन प्रोड्यूस इन द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द हार्मोन प्रोड्यूस इन द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर होती है। कई तरह के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, आपका मिनरलोकोर्टिकोइड। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं हार्मोन होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में, जैसे कि आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, जैसे कि आपका मिनरलोकोर्टिकोइड। अगर मैं बात करूं मेजर ग्लूकोकोर्टिकोइड की कि सबसे ज्यादा कौन सा बनता है, तो वो है कोर्टिसोल। और अगर मैं बात करूं मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड की, तो मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड है आपका एल्डोस्टेरोन। तो ध्यान रखना, मेजर ग्लूकोकोर्टिकोइड है आपका कोर्टिसोल और मेजर आपका मिनरलोकोर्टिकोइड है एल्डोस्टेरोन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, 21 कार्बन कंपाउंड विथ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है? 21 कार्बन कंपाउंड होते हैं, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है हाइपोथैलेमस के बारे में। आप सभी जानते हैं हाइपोथैलेमस आर द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन की प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसका वही काम है, हार्मोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का काम होता है। यहाँ पर आपको दे रखा है एसिटीएच की फुल फॉर्म, जिसका नाम होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अगर मैं एसिटीएच बोलूँ तो उसका मतलब क्या है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो आप देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। जब कभी भी आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कौन डिटेक्ट करता है? आपका हाइपोथैलेमस जो है स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर सीआरएच को रिलीज करता है, जिसका नाम होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इस सीआरएच को एक और नाम से जानते हैं सीआरएफ, जिसका मतलब है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो ध्यान रखना, जब कभी भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में हाइपोथैलेमस जो है रिलीज करता है सीआरएच, जिसका नाम होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहां से रिलीज होता है एसिटीएच। और एसिटीएच का क्या मतलब है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एसिटीएच फर्दर एड्रिनल ग्लैंड में जाके सिक्रीशन करवाता है आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड का, मिनरलोकोर्टिकोइड का। और वी कैन से ग्लूकोकोर्टिकोइड की जगह मैं बोल सकता हूँ कोर्टिसोल, और मिनरलोकोर्टिकोइड की जगह मैं बोलता हूँ एल्डोस्टेरोन, क्योंकि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड बनेगा वो मेनली कोर्टिसोल बनेगा और जो मिनरलोकोर्टिकोइड बनेगा वो मेनली एल्डोस्टेरोन बनेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। स्ट्रेस होने पे हाइपोथैलेमस जो है सीआरएच को रिलीज करता है, और वी कैन से सीआरएफ को रिलीज करता है। ये सीआरएफ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, उसके बाद एसिटीएच वहां से रिलीज होता है। ये एसिटीएच आपके एड्रिनल ग्लैंड में जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में वो बनवाता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कि आपका कोर्टिसोल। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक भी है कि जब ज़्यादा कोर्टिसोल बन जाता है या जब ज़्यादा आपका एल्डोस्टेरोन बन जाता है तो उस कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक जाता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अब रोकने का काम होता है कि भाई रुक जाओ, बहुत ज़्यादा आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड एज वेल एज बहुत ज़्यादा आपका मिनरलोकोर्टिकोइड बन चुका है। और अगर मैं बात करूं सीआरएफ की या फिर सीआरएच की, मैंने आपको बोला ना सीआरएच या फिर सीआरएफ, तो ये सीआरएफ या सीआरएच आपके एसीटीएच को भी इनहिबिट करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है या फिर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये आपके एसीटीएच को इनहिबिट करता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो, जब मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड बता रहा हूं तो वहां पे कोर्टेक्स पाथ जब मैं आपको बता रहा हूं तो कोर्टेक्स में ही बनते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग होता है, कौन सा इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग होता है और कौन सा आपका मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड में हाइड्रोकोर्टिसोन, इंटरमीडिएट में आता है प्रेडनिसोलोन और आपके लॉन्ग एक्टिंग में आता है डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन। मिनरलोकोर्टिकोइड की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सारे नाम आपके सिलेबस में मेंशन है। हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, एल्डोस्टेरोन। नाउ नेक्स्ट ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करेंगे। अभी आपके दो हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड एज वेल एज मिनरलोकोर्टिकोइड। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? ग्लूकोकोर्टिकोइड को। ग्लूकोकोर्टिकोइड का क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट है? देखो, सबसे पहली बात, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूको का मतलब ग्लूकोस, नियो का मतलब नया और जेनेसिस का मतलब बनना, मतलब नए ग्लूकोज को बनाएगा। कौन बनाएगा नए ग्लूकोज को? आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ध्यान रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड आर द एसेंशियल फैक्टर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस, और वी कैन से ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्लूकोज। उसके बाद ये जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये डिपोजिशन करता है ग्लाइकोजन को लीवर में। देखो क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ पे स्टोर करते हैं? लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। और किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ध्यान रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करते हैं, जो भी आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ चुका है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ डिपोजिशन कर लेगा ग्लाइकोजन का लीवर में। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। उसके बाद इंक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय डिक्रीजिंग द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज के यूज को कम करेगा और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट अगर मैं देखूं ग्लूकोकोर्टिकोइड के, तो प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय डिक्रीजिंग द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। साथ ही साथ ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है। एज यू नो वेरी वेल, प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, और जब अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होंगे मतलब अमीनो एसिड ब्रेकडाउन हो रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एक्सक्रीट होता है बॉडी से, मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी आ रही है। नेक्स्ट, ये लाइपोलाइसिस को भी प्रमोट करता है, और जब लिपोलाइसिस और वी कैन से लाइपोलाइसिस प्रमोट होता है मतलब लिपिड जो है ब्रेक हो रहा है, और ये लिपिड फर्दर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। आई रिपीट कि ये जो आपका लिपोलिसिस हो रहा है, लिपोलिसिस होने की वजह से लिपिड जो है ब्रेक हो रहा है, और लिपिड ब्रेक होके फर्दर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फैट जो है हमारी बॉडी में ही सर्कुलेट हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे कि हमारे फेस पर जा रहा है, हमारी नेक पर जा रहा है, हमारे शोल्डर पे जा रहा है, और तरह तरह की प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे कि मून फेस और बफेलो हम्प। ठीक है, अब ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से। मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर करवाना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़वाना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराना, नाइट्रोजन को एक्सट्रेट करवाना, लाइपोलाइसिस को प्रमोट कराना, जिसकी वजह से फैट जो है रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से मून फेस और बफेलो हम्प हो सकता है। साथ ही साथ ग्लूकोकोर्टिकोइड इज ए केटाबोलिक हार्मोन। केटाबोलिक मतलब तोड़ेगा। क्या तोड़ेगा? लीड टू रिडक्शन इन मसल मास को रिड्यूस करेगा। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड इज ऑल्सो नोन एज केटाबोलिक हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन मसल मास। ये सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड के फंक्शंस हो गए। उसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड एज अ एंटी इंफ्लामेटरी भी काम करता है, और वी कैन से एज अ इम्यूनोसप्रेसिव भी काम करता है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम कर रहा है। तो कैसे करेगा?
देखो ध्यान से सुनो, जब आपकी मैक्रोफेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जब आपकी मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज की एक्टिविटी ही कम हो जाएगी, मैक्रोफेज सही से काम नहीं करेगी, तो इम्यून सिस्टम तो कमजोर होगा ही सही। ठीक है। दूसरा, इस मैक्रोफेज की वजह से इन्फ्लामेशन होता था, तो अब इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि मैक्रोफेज काम ही नहीं कर रही। ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन रुक गया। अगर ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन रुकेगा तो ये इम्यूनोसप्रेसिव की तरह भी काम करेगा और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करेगा। तो ध्यान रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्ट एज ए बोथ एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज इम्यूनोसप्रेसिव। कैसे काम करता है? मैक्रोफेज की एक्टिविटी को कम करके, ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन को कम करके ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कैपिलरी परमेबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी को ये डिक्रीज कर देता है। एचसीएल और पेप्सिन के सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है। और इसेंशियल फॉर नॉर्मल जीएफआर, जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो नॉर्मल जीएफआर के लिए, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के लिए इसेंशियल है नॉर्मली। तो ये सारे फंक्शन हो गए ग्लूकोकोर्टिकोइड के। फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम बताता हूं। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड किस तरह से काम करता है, देखो। ग्लूकोकोर्टिकोइड बाइंड विद द ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर। सीधी सी बात है, जो भी ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर ही काम करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर ये रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर, और ये है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड बाइंड विद द रिसेप्टर, हैंस द रिसेप्टर एक्टिवेशन टेक्स प्लेस। आपको पता ही है, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड आके ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर से जुड़ेगा तभी तो एक्टिवेशन होगा रिसेप्टर का। और जैसे ही रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, अभी तक रिसेप्टर इनएक्टिवेट था तो साइटोप्लाज्म में था। ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए सेल है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो रिसेप्टर जब तक इनएक्टिवेट था ना, तब तक तो साइटोप्लाज्म में था। अब जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड आया, रिसेप्टर से जुड़ा, तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। अब जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ना, तो वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो ध्यान रखना, जनरली जो है साइटोप्लाज्म में मिलता है रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में, पर जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर ग्लूकोकोर्टिकोइड आ जाता है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के रिसेप्टर से जुड़ने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और अब ये रिसेप्टर जो है न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। आप देख सकते हैं, ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर से जुड़ा साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो है न्यूक्लियस के अंदर चला गया। जब ये न्यूक्लियस के अंदर गया तो इसने डीएनए को एक्टिवेट किया, डीएनए से एमआरएनए बनाया। और जब भी डीएनए से एमआरएनए या आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एमआरएनए बना, और एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के बाद सेलुलर रेस्पॉन्स आया, मतलब वी कैन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया, जैसे कि आपका एचसीएल का बढ़ना, डब्ल्यूबीसी का कम होना, कई तरह के एक्शन हम देख के आ चुके हैं। देखो, एचसीएल का बढ़ना, पेप्सिन का बढ़ना, डब्ल्यूबीसी का कम होना, मैक्रोफेज की एक्टिविटी का कम होना, ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन का कम होना, तो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर हमने पढ़ी है, यहाँ पर सेलुलर रेस्पॉन्स होने के बाद ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड काम करता है। अब इसके बाद है मिनरलोकोर्टिकोइड। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मिनरलोकोर्टिकोइड काम करता है। तो देखो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी करा हुआ है कि जो मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं, द मेजर इफेक्ट ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड इज द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन इन द किडनी। किसका रेगुलेशन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन करते हैं। साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन ट्रीटमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। क्या रीअब्जॉर्ब होता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड हाइड्रोजन इन द रीनल ट्यूब्यूल। देखो, पोटेशियम का और हाइड्रोजन का तो एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीशन, निकल जाता है बॉडी से। और सोडियम का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड किस तरह से काम करते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब कि आपका एल्डोस्टेरोन वो इस तरह से काम करता है कि सोडियम को तो वो क्या कर लेता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और पोटेशियम हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट कर देता है। अभी ये आपने पढ़ा होगा RAAS मैकेनिज्म, आपने कई बार पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, जब कभी भी ब्लड कम हो जाता है, मतलब कि ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे लिखा है ब्लड प्रेशर फॉल्स। जब कभी भी ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपकी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन। यह रेनिन जाता है आपके लीवर में। सबसे पहले कहाँ जाता है? यह रेनिन जाता है आपके लीवर में, और लीवर में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन 1 में। तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से किडनी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम रेनिन होता है। ये रेनिन लीवर में जाता है और लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ऐसा क्या होता है कि रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया,
तो लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन लीवर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। देन दिस एंजियोटेंसिन 1, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 बना है ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में एंजाइम होता है ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये लंग्स में जाने के बाद बन जाता है एंजियोटेंसिन 2, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है बीपी बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा, जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, तो मिनरलोकोर्टिकोइड की बात चल रही है, अब एल्डोस्टेरोन की बात चल रही है। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, और जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम का, हाइड्रोजन का विदाई हो जाती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम का रिटेंशन करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये पूरा मैकेनिज्म हो गया आपके एल्डोस्टेरोन का भी, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तभी आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, तभी सोडियम का रिटेंशन होगा और तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका मिनरलोकोर्टिकोइड। इससे पहले हमने देखा ग्लूकोकोर्टिकोइड। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, कोर्टिकोइड, ठीक है, होते क्या है सब कुछ। इसके नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ एप्पल यूजर भी अब डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। एप्पल यूजर जाइए ऐप स्टोर पे और वहां पर वो डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जब वो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ORG कोड उन्हें रिक्वायर्ड होगा। वहां पर उन्हें टाइप करना है MULNO, और उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके एप्पल यूजर भी डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट आते हैं, मीम्स आते हैं, MCQ आते हैं, पोल्स आते हैं। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और अपने एप्लीकेशन की लिंक, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके विजिट कीजिए। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।